नमस्कार, मैं योगेंद्र जांगड़ा। हमारे हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज उपस्थित हूँ अटेली विधानसभा में। और अटेली विधानसभा में आज हमारे साथ मौजूद है राव यतेंद्र, जो अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से अपनी ताल ठोक चुके हैं। विधानसभा इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, सरगर्मियां तेज हो रही हैं। तो आज हम इनसे जान लेते हैं कि इनकी चुनावी तैयारियां कैसी चल रही हैं, इनका क्या एजेंडा है और जनता के बीच में ये क्या कुछ नया लेके जा रहे हैं कि ताकि जनता इनको सपोर्ट करे। तो यतेंद्र जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। और मेरी तरफ से सभी यतेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, ठीक है, और आप भी जनता के बीच में जा रहे हैं अभी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप ताल ठोक चुके हैं अटेली विधानसभा से, तो क्या आपका चुनावी एजेंडा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता हूं। और बात रही चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही चुनाव के मोड में, एक्शन के मोड में, सेवा के मोड में रहती है। और मैं कोई खास ऐसा नहीं कि मेरा कोई चुनावी एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है मैं उसके साथ हूँ और निरंतर, क्योंकि हर एक को अपना हक होता है। तो मैं पिछली बार भी टिकट के लिए मैंने इच्छा जताई थी और अब भी ऐसे ही। तो ऐसा कोई खास नहीं है कि बिल्कुल ही कोई खास नया एजेंडा लेके जा रहा हूँ। निरंतर लोगों की सेवा में बीच में रहते हैं। अच्छा, दो तरीके होते हैं इसके अंदर, एक तो जनता और एक पार्टी। तो जनता की विचारधारा से आप जा रहे हैं या पार्टी की? क्योंकि पार्टी की विचारधारा अलग रहेगी, जनता की अलग होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के जो एजेंडाज हैं, जो मैनिफेस्टो है, या फिर आप बात करें विचारधारा की, तो वो सारी चीजें जनता के अनुसार ही तय होती हैं। जनता की जो मांग होती है उस समय पर, या जनता की सेवा के लिए और परस्पर लोगों के बीच में, जनता के हिसाब से ही होती है। और वही हमारी विचारधारा है हमेशा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम और बाद में पार्टी और में आते हैं। तो उसी हिसाब से हमारी विचारधारा है, उसी पे हम काम करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पिछली बार एक जो भारतीय जनता पार्टी का जो क्रेज था ना नरेंद्र मोदी का, वो एक अलग था। अब की बार कुछ ना कुछ कम हुआ है। वो लोकसभा इलेक्शन में आपने देख लिया होगा। तो अब की बार वो चीजें नहीं रहेंगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी से किसी को भी टिकट मिली तो वो एक तरफा जीत हासिल होगी, टक्कर मिलेगी। तो इसके लिए आप क्या कहना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति हर आदमी ने देखा है कि सभी लोगों का प्रेम है, विश्वास है। और इसी विश्वास पर खरा उतरते हुए दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है। सारे विपक्षी दल मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर अकेली सीटें नहीं ले पाए। तो आपका कहना है शायद गलत है। विपक्षी दल तो आपसे हिसाब मांग रहा है, किस चीज का हिसाब मांग रहा है? मुझे नहीं पता किस चीज का। शायद वो हिसाब मांग रहे हो कि जो उनके काल में भ्रष्टाचार हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी के काल में नहीं हुआ। आप देखिए, सबसे ज्यादा नौकरियां लगाई हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बिना पर्ची बिना खर्ची के। तो हिसाब किस चीज का? मुझे आप अगर कुछ मुद्दा पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। बात अगर नौकरियों की करें तो 10 साल गुजर जाने के बाद ये याद क्यों आया कि जो कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए हैं उनके लिए कुछ कोई एक्ट लेके आया जाए ताकि उनकी जो जॉब है वो सिक्योर हो सके। तो वो 10 साल बाद ही क्यों याद आई? जब आज के दिन जब कुछ ना कुछ बीजेपी का ग्राउंड डाउन गया, तब ये बातें याद क्यों आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री, चाहे मनोहर लाल जी रहे हों, चाहे नायब सिंह जी रहे हों, हर चीज का एक वक्त होता है, डिमांड होती है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं, अलग अलग नौकरियां, अलग अलग चीजों पर काम चलता है। जैसे जैसे जो चीज समय की डिमांड होती है, जैसे अभी किसानों के भी पैसे माफ किए थे, या फिर नौकरियों की बात आई हो, नई नौकरियों की लाइन आपको देने की बात हुई, तो ये बीच बीच में सारे काम चलते हैं। डिमांड तो हर किसी की कभी भी हो सकती है। अब मान लो कोई भी कच्चा कर्मचारी, आप कह रहे हैं कि समय की डिमांड होती है। समय की डिमांड थोड़ी होती है। कोई भी कच्चा कर्मचारी है वो तो आज अगर ज्वाइन करता है तो आज भी चाहेगा कि मैं परमानेंट हो जाऊं। ऐसा तो अगर सरकार चाहे तो, अगर बजट हो तो सभी को पक्की नौकरी दे दे, पर ऐसा संभव नहीं होता। बजट भी देखना पड़ता है, नौकरियों में क्या कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी देखनी पड़ती है। अब अगर आप बात करें एमएसपी की, तो हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा एमएसपी फसलों पर दी जाती है। बगल में राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो किसान आंदोलन पे बैठे थे लेकिन नहीं दिया करते। भावांतर भरपाई के बाद आप यहाँ बाजरे का मूल्य यहाँ 2500 से ऊपर है, बराबर में राजस्थान में 1350 रुपए था। तो ये बात समय के अनुसार ही बिल्कुल होती है। उस टाइम पे क्या आपका बजट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, सब चीजों को डिमांड सरकार के नोटिस में आती है, उसके ऊपर वर्किंग होती है कि आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसका सब चीजों का एस्टिमेट लिया जाता है, अफसरों से पूछा जाता है क्या संभव है क्या नहीं। उसी के बाद सारी चीजें होती है। अच्छा, अटेली के अंदर ना, अटेली के पूरे अहिरवाल में विपक्ष अब की बार मजबूत है पहले से ज्यादा, तो उसको कैसे फेस करोगे? देखिए, हम अपनी तैयारियों में निरंतर लगे हुए हैं।
विपक्ष तो पहले भी था, अब भी है। हमेशा राजनीति के अंदर एक पक्ष सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सभी का अपना अपना धर्म होता है, सभी का अपना अपना कार्य होता है। और भारतीय जनता पार्टी परस्पर लोगों की सेवा में लगे होने के कारण हमेशा से एक्शन मोड में भी रहती है, पब्लिक की सेवा में भी। तो हमारे जैसे निरंतर कार्य चलता है, चाहे आप संगठन का कार्य करें या सरकार का कार्य चले, या फिर जनता के बीच में किसी भी योजना को लेके जाने के लिए, चाहे संगठन जाए या सरकार जाए, सरकार आपके द्वार हो, जन संवाद हो, या गांव चलो अभियान हो, बूथ चलो अभियान हो, तो हम तो निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं और कार्य करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 2024 में भी तीसरी बार जैसे केंद्र की सरकार बनी है, हमारे भाजपा में प्रदेश में भी सरकार हम तीसरी बार जरूर बनाएंगे। अच्छा, अब के जो पहले दूसरी पार्टियों में देखा जाता था ना, वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कलह जो अंदरूनी है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी में, अहिरवाल में। उसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा मेरे विषय में तो कुछ आया नहीं, आपके में कुछ स्पेसिफिक आया तो पता नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत अनुशासन की पार्टी है, संगठन की पार्टी, बिल्कुल एकदम नियम कायदे कानून से हमारी पार्टी चलती है। हम भी सब लोग संगठन के सिपाही हैं। हमारा आला कमान, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी और चीजें जो भी जैसे आदेश करती है पार्टी में, एक सिस्टम है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी पार्टी लाइन से बाहर जाके या फिर डिसिप्लिन से बाहर जाके कोई कार्य करता है। हमारी नोटिस में से कोई काम नहीं है। अहिरवाल के अंदर ना हर एक किसी को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती जी। और अहिरवाल के अंदर ऐसा बहुत कम है कि प्राइवेट नौकरियां हो। यहाँ से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जी। और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया था आईएमटी का जी। और वो सिर्फ शिलान्यास होके ही वहीं पे रुक गया, कोई मतलब उसके ऊपर कार्य नहीं हो रहा है। उनमें टेक्निकल जो एरर्स जो भी रही होंगी, पीछे भी आपने देखा वो सर्वे टीम भी आई थी और भी कार्य हो रहे थे। कुछ चीजों में देरी हो सकती है, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों, जैसे आप एम्स की बात करें, उसमें देरी हुई, लोगों ने कहा एम्स नहीं बनेगा, लेकिन एम्स बना। आप नौकरी की प्राइवेट की बात करेंगे, वो इसलिए हुआ क्योंकि पिछली सरकारों ने हमारे साथ भेदभाव किया, यहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर आपको इंडस्ट्री लगानी होगी तो आप आके ऐसी जगह पे नहीं लगाओगे जो रिमोट होगी, जहाँ पे एक्सेस ही ना हो। अब इस सरकार में रोडों को ऐसा जाल बिछाया है कि अब लॉजिस्टिक हब भी यहाँ आ रहा है, रेलवे कॉरिडोर भी यहाँ से गुजर रहा है, एम्स भी यहाँ पर है, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है, और योजनाएं भी सिरे चढ़ रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर अटेली विधानसभा से एक लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है ताल ठोकने वालों की जी। तो आपने ऐसा क्या करा है कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देने के ऊपर विवश हो या सोचना पड़े? अच्छा, पहली बात तो मैं आपको दूं, ये तो एक अच्छी निशानी है कि ज्यादा टिकट मांगने वालों का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से क्या तीसरी बार सत्ता में आ रही है। और लोग कांग्रेस से देखिए, जैसे टिकट लेने वाले बहुत कम लोग हैं, या पहले भी लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा। इसी तरह से अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी के अहिरवाल क्षेत्र की, स्पेशली यहाँ की, तो सभी जगह दावेदारों की कमी नहीं है, अटेली की बात नहीं है, लोकतंत्र है पार्टी में। सभी को, चाहे आज का कार्यकर्ता हो चाहे 10 साल पुराना। पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया। दूसरा, मुझे क्यों मिले? मैं हमेशा पिछली बार भी उस कुछ गिने चुने चेहरों में से मैं हूं, तो 2019 में भी और 2014 में भी यहाँ पर निरंतर एक्टिव था। और मैं 20 साल से संगठन का सिपाही हूँ, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरी राजनीति की शुरुआत हो, चाहे युवा मोर्चा की प्रदेश टीम में जब सरकार नहीं थी तब से लेके, और 10 साल तक काम करने का अनुभव हो, और उसके बाद 4-5 साल से मेन स्ट्रीम बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अनुभव हो। तो डिसिप्लिन के अंदर रह के मैंने 20 साल से पार्टी की सेवा की है। हमेशा इस क्षेत्र का मैं निवासी हूँ, यहीं पला बड़ा और अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और यही निरंतर लोगों के बीच में रहा। तो यही कारण है कि मेरा भी इच्छा जताई पार्टी से, पिछली बार भी जताई थी कि अगर सब क्राइटेरिया पे मैं फिट बैठता हूं तो मुझे भारतीय जनता पार्टी एक बार मौका अटेली की जनता का सेवा करने का देगी। तो उसी हक से मैं जो पार्टी में अहिरवाल में बहुत से जो बड़े नेता हैं जिनका इंटरफेयर रहेगा, तो वो तो चाहेंगे कि हमारे कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए। टिकट भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को ही मिलेगी। जैसे कि आपने देखा, जो हमारी लिस्ट भी चुनाव समिति की आई है, प्रभारी सह प्रभारी, चुनाव के सह प्रभारी सह प्रभारी, किसी एक का डिसीजन नहीं होता, कलेक्टिव ये जो संयुक्त डिसीजन पूरी पार्टी लेती है। बहुत सारे उसके अंदर मापदंड होते हैं जो पार्टी देखती है, कौन क्राइटेरिया सूट करता है, किस इंसान को देनी चाहिए, क्या एरिया, क्या एज, कैलकुलेशन, सब पार्टी ने देखना है। वो तो कुछ एक समाज है जो भारतीय जनता पार्टी से आज के दिन नाराज चल रहे हैं और अटेली हल्के के अंदर उनका वोट बैंक अच्छा खासा है,
तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को उनको मनाने के लिए, उनको अपनी तरफ लेके आने के लिए कुछ अलग से करना? विकास कार्यों की जो दिशा यहाँ प्रदान की गई है उसको लेके किसी को इंडिविजुअल तो किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अगर आप परिवार में भी रहेंगे इंडिविजुअली तो हर आदमी हर एक को खुश नहीं रख सकता। बात रही जहाँ सामाजिक कार्यों की और जो विकास के कार्यों की, वो हमने किया। आप बताइए अगर कहीं इस चीज में कहीं भी किसी के साथ भेदभाव हुआ, आप सारे एरिया में घूमते हैं। देखिए, किसानों के लिए जो आपने जो भी तोहफे दिए हैं जी, वो 10 साल बाद याद आए हैं। आप कह रहे हैं विकास की बात है, तो ये 10 साल बाद याद आए हैं। पहली योजना निकल गई 5 साल, उसमें कोई कर्ज माफी नहीं की गई। अब जब इलेक्शन आए, अगले 5 साल निकलने के बाद ही याद आई। आप मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या राजस्थान और हमारे हमेशा एमएसपी, क्या हरियाणा ऐसा राज्य नहीं जो सबसे ज्यादा एमएसपी देता है? क्या अभी देने लगा है? कितने साल से? अगर एमएसपी दे रहा है तो फिर किसानों की मांग क्यों उठी, क्यों चक्का जाम किया गया? कहाँ पे किया गया बताइए? आपको राजस्थान, ये तो पंजाब और हरियाणा दिल्ली बॉर्डर सील है, क्या वहां पे किसान नहीं बैठे हैं? राजस्थान और पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं, ये सिर्फ किसान विरोधी आंदोलन नहीं था, ये भाजपा विरोधी आंदोलन था, सरकार विरोधी आंदोलन था। हरियाणा का किसान किसान नहीं होगी जी, आप किसान नहीं है। दक्षिण हरियाणा में कहीं भी एक भी किसान आंदोलन में कोई भी अशांति प्रिय घटना हुई हो, कोई बॉर्डर जाम हुआ, कोई चक्का जाम हुआ हो, आप बताइए क्या नांगल चौधरी के आगे राजस्थान है? वहां का अगर किसान कानून लागू होते 1350 का बाजरा हरियाणा के अंदर 2500 से ऊपर वो बेच रहे होते। अब वो किसान विरोधी था या किसान हितैषी था? आप मुझे बताइए इस चीज का जवाब। तो इसके लिए अगर आप किसान विरोधी नहीं है तो हर कोई इतना, मतलब इतने लोग बैठे हैं तो उनमें कोई तो कोई किसान तो होगा ही। कितने, एक या दो स्टेट को छोड़ के आप कितने राज्य के किसान हैं? आप बताइए। अब आप मुझे जवाब दीजिए, राजस्थान पंजाब को छोड़ के कितने राज्यों के किसान हैं? किसान राजनीति बिल्कुल भी नहीं है, वो टिपिकल सरकार को घेरने की कोशिश करने के लिए स्पॉन्सर्ड आयोजन रहा। उसमें किसान भी बैठे होंगे, बरगलाए गए, लेकिन अब उनमें से मैं पूछना चाहूँ कितने लोगों ने वो 3 कृषि कानून पढ़े थे? मैंने पढ़े हैं। चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे आपकी दूसरी मंडियों में बिना शुल्क के फसल जहां भी आपको अच्छा रेट मिलता है उसको बेचने की बात हो, आप एक पढ़े लिखे पत्रकार होने के नाते बताइए इसमें खराबी क्या है? बताइए। आपकी फसल का दुगना मूल्य 5 किलोमीटर बाद मिल रहा है तो आपको क्या नुकसान है उसमें किसान होने से? आपकी जमीन पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई पैसा छोड़ के गया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट पे आपका खेत लिया था, उसमें अगर आप उसके इक्विपमेंट्स रख सकते हो, अगर आपका पैसा नहीं दिया और आपकी जमीन पे वो ना मालिकाना हक कर सकता है, तो इसमें किसान का फायदा है दूसरे का फायदा? आप बताइए। तो किसानों का तो फायदा है, अगर, लेकिन किसानों के फायदे की बात लास्ट समय में याद क्यों आती है, इलेक्शन के टाइम पे याद क्यों आती कृषि है? कानून को इतने साल पुराने थे, लास्ट की बात है। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, एमएसपी हमारे यहाँ परस्पर इतने सालों से चल रही है। सबसे ज्यादा रेट हमारे यहाँ पे किसानों के जो फसलों के दे रहे हैं पहले से चल रहे हैं, और भी किसान हितकारी योजनाएं जो थी हमारी पहले से चल रही है, आज की बात नहीं है, लगातार किसानों को चल रहा है। आप ये जो बात करेंगे पर एकड़ जो किसानों को जो मुआवजा मिलता है, या फिर आप बात करें फसल खराब होने पे जो भी हमारे यहाँ पर जो गिरदावरी होने के बाद फसल ओलावृष्टि है, कोई भी बात हुई, सबसे ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है। पहले 1-1 2-2 रुपए के चेक आते थे, अब देखिए आप सबको। ओलावृष्टि में तो जब फसल नष्ट हो जाती है तो लोगों की भी आवाज उठती है कि भेदभाव किया जाता है, कि कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। पहले 1 या 2 रुपए के जो चेक आते थे, अब आपने सुना है कहीं 1-2 रुपए के चेक आ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब नहीं हुआ है, शुरू से 10 साल से जब से सरकार है 2014 से, तब से हो रहा है। और आप लोग भी घूमते हैं, आप लोग देखते होंगे ये चीज, ये डिफरेंस है पहले की सरकार में और अब में। और खाली इसी में नहीं, हर किसान के खाते में बिना मांगे पैसे आते हैं पर एकड़ के। ओलावृष्टि, एमएसपी, इतने सारे मैंने आपको पॉइंट बताए, ये सारे के सारे कोई नकार नहीं सकता इसमें। तो यदेंद्र जी, ऐसे सवाल हम आपके सामने लेके आते रहेंगे जनता की, और आपने हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।